हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आ जाइए सभी लोग। तो ये है क्लास पावर सिस्टम 2 की क्लास, जो कि आपके 6th सेमेस्टर की क्लास है, बीटेक 6th सेमेस्टर। और आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 के। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं, वो प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो चैनल पे जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पावर सिस्टम 2 का फुल कंप्लीट सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो आप ये ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया पर यूनिट के बारे में, कि पर यूनिट बारे में बताया पर यूनिट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है और कौन सी क्वांटिटी को हमको डिराइव करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं पिछली क्लास में। तो जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, वो पिछली क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक पिछली क्लासेस को नहीं देखेंगे तब तक आपको इस क्लास को समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर है, तो हमारा ट्रांसफार्मर के कारण ही हमारे बहुत सारे मल्टी लेवल वोल्टेज होते हैं पावर सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, पावर सिस्टम में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे मल्टी लेवल वोल्टेज होते हैं, उन वोल्टेज को हमको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हमको सिंपली पर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। अब पर यूनिट में बेसिकली कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आपकी, तो वो पर यूनिट में जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद वो वैल्यू का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं। अब वो बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के केस में जो हमारी पर यूनिट की वैल्यू होती है, उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो उसका एक डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन हम लोग अभी करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि पर यूनिट सिस्टम में ट्रांसफार्मर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग हेडिंग डालेंगे, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सभी लोग हेडिंग डाल के, अब जैसे कि हमको निकालना है पर यूनिट वैल्यू निकालनी है ट्रांसफार्मर की, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना लेंगे। जैसे हमने मान लिया एक हमारा ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। और ये हमने मान लिया कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा जो इम्पीडेंस है वो जो हम ZP मान लिया, और सेकेंडरी साइड जो इम्पीडेंस है हमारा, हम मान लेते हैं वो ZS है, सेकेंडरी इम्पीडेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है हमारी, वो हम मान लेते हैं इसमें करंट हमारी IS है, और ये वोल्टेज हमारा सेकेंडरी वोल्टेज BS। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा प्राइमरी करंट होगा। प्राइमरी करंट हमने मान लिया कि हमारी जा रही है IP, और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है हमारा होगा BP होगा, प्राइमरी वोल्टेज। और यहाँ पे इंड्यूज वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज, यहाँ पे इंड्यूज सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। इक्वलिटी हमने दिखा दी है, और इसका जो रेशियो हमने बना लिया है 1/A, यानी कि 1/A का रेशियो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया गया है। तो इतना अब आप इसको बना लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। अब इस तरीके से अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया, कोई भी जब आपको सर्किट दिया रहता है, तो उस केस में हमको पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो वो हमने बताई थी कि हमारे पास क्या होती है, बेस वैल्यू, बेस वोल्टेज। ठीक है, बेस वोल्टेज हो गया, बेस
पावर और बेस इम्पीडेंस, ये 4 वैल्यू हमको क्वांटिटी होती है हमारी। इन 4 वैल्यू में हमको 2 वैल्यू ऐसी होती है जो हमको क्या करनी पड़ती हैं, सेलेक्ट करनी पड़ती हैं बेस को। तो हमको पता है कि हमको कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, बेस वोल्टेज को और बेस पावर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफार्मर में हम सेलेक्ट कर लेंगे कि प्राइमरी हमारा क्या है, जो बेस पावर है वो हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया दोनों साइड, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो बेस पावर होगा वो हम लोग क्या होता है हमारा हमेशा इक्वल सेलेक्ट किया जाता है। और यहाँ का हमने वोल्टेज मान लिया प्राइमरी वोल्टेज बेस, और यहाँ का हमने मान लिया सेकेंडरी वोल्टेज बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड, ये प्राइमरी साइड। तो इतना बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर रेशियो लिखना चाहें तो प्राइमरी बेस वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी बेस वोल्टेज इक्वल टू 1/A लिख सकते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो ये तो आपको इस डायग्राम से दिख ही रहा होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्राइमरी बेस वोल्टेज और सेकेंडरी बेस वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, 1/A। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, V1/V2 करते हैं और ये क्या हो जाता है N1/N2। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालते हैं। तो ये तो आपको बेसिकली आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। अब क्या करेंगे, अब जैसे हमको निकालना है सबसे पहले तो इम्पीडेंस निकालेंगे, बेस इम्पीडेंस हमारा क्या होगा, क्योंकि दो तो क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन हमको निकालना क्या क्या पड़ेगा, इसमें हमको निकालना पड़ेगा बेस करंट और बेस इम्पीडेंस, क्योंकि ये हमको दोनों डिराइव करनी पड़ेंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, हम जानते हैं कि हमारा बेस पावर क्या होगा, बेस पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी बेस वोल्टेज इंटू सेकेंडरी प्राइमरी बेस करंट, और ये इक्वल है हमारा, इक्वल हो जाएगा सेकेंडरी बेस वोल्टेज और सेकेंडरी बेस करंट लिख सकते हैं। क्योंकि जो पावर है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों सेम है, तो क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मेट में, बताइए। तो ये हमने इस ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि एस बी जो है हमारा वो इक्वल रहता है किसके, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी में। ठीक है, ये हम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करें, वोल्टेज ये हमारा इक्वल रहेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग करंट का रेशियो देखें तो करंट का रेशियो भी हम लिख सकते हैं प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी बेस करंट इक्वल्स टू सेकेंडरी बेस वोल्टेज अपॉन प्राइमरी बेस वोल्टेज इक्वल्स टू ए। ये लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए। यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज इक्वल्स टू प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, इसको बेस में लिखेंगे तो 1/A इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना तो बात आपको पता होगा पहले से ही कि हम लोग किस तरीके से वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है रेशियो के रूप में। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, फिर हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको निकालना है प्राइमरी बेस और सेकेंडरी बेस इम्पीडेंस। तो जैसे अब क्या करेंगे, हमको पता है कि प्राइमरी बेस इम्पीडेंस, यहाँ से देखिए, प्राइमरी बेस इम्पीडेंस अपॉन सेकेंडरी बेस इम्पीडेंस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया, अगर प्राइमरी बेस इम्पीडेंस आप लिखेंगे तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बी बी स्क्वायर अपॉन एस बी, ये हमने फॉर्मूला बताया था। ऐसे सेकेंडरी का जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, बी बी स्क्वायर अपॉन एस बी होगा कि नहीं, और यहाँ पे बी पी होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर बेस पावर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सेकेंडरी बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन बेस पावर। तो देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा,
तो सिंपली ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका प्राइमरी बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन सेकेंडरी बेस वोल्टेज का स्क्वायर निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ से प्राइमरी बेस इम्पीडेंस अपॉन सेकेंडरी बेस इम्पीडेंस इक्वल टू, इसको हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं बताइए, 1/a² लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं बताइए। क्योंकि यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हमको पता है कि सेकेंडरी बेस अपॉन प्राइमरी बेस इक्वल टू क्या है, ए है। देखिए पिछले वाले में, यहाँ से देखिए ये इस रिलेशन से देख सकते हो कि नहीं। तो इस रिलेशन से हम लोग इस वैल्यू को यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो रिलेशन हमारा ये बन के आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपली हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी बेस इम्पीडेंस है और सेकेंडरी बेस इम्पीडेंस का अगर रेशियो देखें तो 1/a² होता है। अब इसमें किसी की भी वैल्यू पूछी जाए तो इस यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन के आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमको ध्यान देना है करंट के बेस में, ठीक है, कि करंट के केस में हमारा क्या रिलेशन होगा। तो जैसे हमको पता है कि प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट का रेशियो क्या है, ए है। देखिए यहाँ से यही होगा कि नहीं, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। तो यहाँ से आप क्या है इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको बेस में अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, प्राइमरी बेस अपॉन सेकेंडरी बेस करंट। बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से अब आपको क्या आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे आई पी अपॉन आई एस इक्व टू आई पी बी अपॉन आई एस बी लिख सकते हो। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से और सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, और ये वाली वैल्यू हम क्या लेते हैं, ऊपर इधर ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आई पी अपॉन आई पी बेस इक्व टू ये हो जाएगा आई एस अपॉन आई एस बेस, ठीक है। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई। अब हमको ये पता है कि आई पी क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारी क्या है, बेस वैल्यू है। तो अभी हमने बताया कि पर यूनिट वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू प्राइमरी। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी पर यूनिट करंट, प्राइमरी पर यूनिट करंट इक्वल टू सेकेंडरी पर यूनिट करंट लिख सकते कि नहीं। तो अब ये जो करंट है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये करंट होगी ये भी हमारी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं जो करंट होगी हमारी वो हमारी क्या होगी, आई पर यूनिट के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक रिलेशन आपका ये निकल के आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए देख सकते हो। अब यहाँ से एक रिलेशन, यहाँ से हमने देखा कि करंट जो हमारी है प्राइमरी करंट, सॉरी ये क्या है, जो करंट है पर यूनिट करंट होगी वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी सेकेंड ऐसे लिखिए, प्राइमरी प्राइमरी पर यूनिट करंट इक्व टू सेकेंडरी पर यूनिट इम्पीडेंस, सॉरी पर यूनिट करंट, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें अगर हम प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जब देखेंगे तो इस रिलेशन से हमको क्या मिला है कि हमारी प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड, करंट हमारी क्या होती है पर यूनिट में, वो इक्वल आती है। तो क्या क्या आई है, इक्वल करंट हमारी क्या होती है, मिलती है। किस केस में, पर यूनिट के केस में, ठीक है, इक्वल करंट। बताइए इस रिलेशन से ये चीज़ समझ में आई। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको रिस्टार्ट लीजिए। तो यहाँ से एक तो रिलेशन हमारा यहाँ से ये निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम क्या देखा हमने कि करंट के लिए तो हमारे ये आ जाएगा। अब को निकालना है पर यूनिट के केस में, क्या निकालना है, पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस के लिए हमारा क्या होगा, तो देखिए पर यूनिट इम्पीडेंस में हम देखेंगे कि हमारा किस तरीके से निकलेगा। अब ये जो डायग्राम है यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखिए
यहाँ से अगर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से केवीएल लगाएंगे इसमें इस तरीके से, और केवीएल लगाने पे हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, देखिए इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, यानी कि सेकेंडरी, अब ये क्या है, फ्रॉम सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने से हमारी क्या निकल के आएगी, सेकेंडरी करंट इक्वल टू ई एस माइनस के जेड एस और आई एस। देखिए यही निकल के आएगा, यहाँ से देखिए बी एस माइनस आई एस जेड एस और ई एस, यही निकल के आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ये निकल के आई। ऐसे ही अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन जो है हमारी इक्वल कर दें किसके, अब इसको और जब सॉल्व करेंगे तो ई एस जो हमारी निकल के आएगी वो ई एस क्या होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी करंट क्या होता है, रिलेशन ए, यही तो देखा था। तो यहाँ से अगर हम लोग ईपी के फॉर्मेट में लिखना चाहें, अगर ई एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ई पी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो यहाँ से हम क्या इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, वी एस इक्वल टू ए ई पी यानी कि प्राइमरी इंड्यूज वोल्टेज माइनस के जेड एस इंटू आई एस। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, ए और ई पी को क्या लिख सकते हैं, और जो ई पी है इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें केवीएल लगाएंगे, तो केवीएल लगाने पे देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, बीपी माइनस, देखिए केवीएल लगाएंगे तो बीपी माइनस के आईपी जेडपी, यही पे लिख सकते हैं कि नहीं, ईपी की जगह पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा केवीएल जब हमने लगाया तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इस ईपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीपी माइनस के आईपी और जेडपी, ठीक है, माइनस के आई एस और जेड एस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको और सॉल्व करेंगे तो बी एस इक्व टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हमने अगर कॉमन ले लिया, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी पी माइनस के जेड पी और आई पी माइनस के जेड एस आई एस, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू में लिखेंगे। अब हमको पता है कि पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन पर यूनिट वैल्यू, सॉरी बेस वैल्यू, यही होता है। तो अब इसको बेसिकली अगर ये हमारी कौन सी वैल्यू दी गई, एक्चुअल वैल्यू दी गई है कि नहीं, क्या है एक्चुअल वैल्यू। अब अगर एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्चुअल वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस इसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में क्या है, इस इक्वेशन को आप लोग लिखेंगे। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, तो बी एस की जगह पे अब क्या हो जाएगा, बी एस सेकेंडरी पर यूनिट इंटू सेकेंडरी बेस इक्व टू ए टाइम्स बी पी पर यूनिट और बी पी माइनस के ए जेड पी पी यू जेड बी बेस आई पी पी यू और बी आई पी बी माइनस के जेड एस पी यू डॉट जेड एस बी आई एस पी यू और आई एस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। क्या किया हमने, सिंपली हमने ये रिलेशन हमने अप्लाई किया, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी, इस एक्चुअल वैल्यू को हम लोग बेस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, सेकेंडरी पर यूनिट वोल्टेज इंटू सेकेंडरी बेस वोल्टेज, इसमें ए और ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, पर यूनिट इंटू बेस प्राइमरी, ये क्या है, जेड पी को हमने पर यूनिट में इंटू बेस, पर यूनिट इंटू बेस, और इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। तो एक बार हो सकता है आपको अभी समझने में दिक्कत हो रही हो, एक दो बार जब इसको देख लेंगे, पहली बार आप देख रहे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही होगी शायद। तो इसका कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपली आपको ये सब करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए की वैल्यू हमको पुट कर देनी है,
जहाँ जहाँ पे ए है, तो जहाँ जहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे कौन सी वाली, देखिए, तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे ये वाली पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि ए की जगह पे हमको क्या लिखना है, बी एस बी अपॉन प्राइमरी बेस वोल्टेज। ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो देखिए हमारा रिलेशन क्या निकल के आता है, तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए आगे रख लेते हैं, अच्छा, तो इस केस में हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, बी सेकेंडरी पर यूनिट वोल्टेज इंटू सेकेंडरी बेस वोल्टेज इक्वल टू, और ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी बेस वोल्टेज प्राइमरी बेस वोल्टेज इंटू प्राइमरी पर यूनिट वोल्टेज प्राइमरी बेस वोल्टेज माइनस के बी एस बी, ए की जगह पे फिर हम लिखते हैं बी पी बेस इंटू जेड पी यू और आई पी यू, यहाँ पे जेड पी बी इंटू आई पी बी माइनस के जेड एस पी यू और आई एस पी यू डॉट जेड एस बी और आई एस बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी, देखिए बेस और ये बेस, ये एक वोल्टेज लिख सकते हैं ना इसको, वीपी फेस, तो इस तरीके से हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ से जब हमारा रिलेशन निकलेगा तो हमारे पास देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हम क्या कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से सिंपली और सॉल्व कर लेंगे, बी एस बी इक्व टू बी एस बी बी पी यू माइनस के बी एस बी और जेड पी यू आई पी यू लिख सकते हैं माइनस के जेड एस पी यू आई एस पी यू डॉट बी एस बी। तो यहाँ से देखिए बी एस बी और बी एस बी ये हमने कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सेकेंडरी पर यूनिट वोल्टेज इक्व टू प्राइमरी प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, और माइनस के क्या बचेगा, ये और ये पोर्शन, तो सिंपली जेड पी यू आई पी यू माइनस के जेड एस पी यू और आई एस पी यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारा आई एस पी यू है, यहाँ पे जो आई एस पी यू और जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी पर यूनिट करंट इक्वल टू, हमने क्या बताया, प्राइमरी पर यूनिट करंट इक्वल टू किसके होता है, आई पर यूनिट के। ये रिलेशन हमने अभी देखा था, देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए ये वाला रिलेशन, तो यहाँ से इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सेकेंडरी की जगह पे, तो सेकेंडरी की जगह पे हम क्या कर देंगे, प्राइमरी रख देंगे, तो यहाँ पे क्या सिंपली बन जाएगा, पी पर यूनिट माइनस जेड पी यू आई पी यू माइनस के, ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं जेड एस पी यू और इसकी जगह पे आई पर यूनिट पी यू, ठीक है, प्राइमरी पर यूनिट करंट ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह पे आई एस की जगह पे। अब यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो सेकेंडरी पर यूनिट वोल्टेज प्राइमरी पर यूनिट वोल्टेज माइनस के, यहाँ से हम सिंपली देखिए कॉमन क्या मिल रहा है हमको, तो आई पी यू कॉमन मिल रहा है, आई पी यू कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो ये यहाँ पे आई पी प्राइमरी पर यूनिट करंट है, तो यहाँ पे आई पी पर यूनिट करंट हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, जेड पी यू, ये होगा यहाँ पे प्राइमरी पर यूनिट इम्पीडेंस प्लस के सेकेंडरी पर यूनिट इम्पीडेंस, ये रिलेशन आ गया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये हमारा क्या है, एक डेरिवेशन है। अब बेसिकली इस डेरिवेशन में हमने क्या देखा, इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक
क्या लिख सकते हैं, जेड पी यू लिख सकते हैं, यानी कि इम्पीडेंस पर यूनिट इम्पीडेंस, टोटल पर यूनिट इम्पीडेंस। ये सिंपली क्या है, प्राइमरी पर यूनिट इम्पीडेंस और सेकेंडरी पर यूनिट इम्पीडेंस का क्या किया गया है, एडिशन। तो इस तरीके से हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सेकेंडरी पर यूनिट वोल्टेज इक्वल्स टू प्राइमरी पर यूनिट वोल्टेज माइनस के जेड पी यू, यानी कि आई, यानी कि यहाँ से हमारा इक्वेशन लिख के ये टोटल इम्पीडेंस है, प्राइमरी साइड इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड पर यूनिट इम्पीडेंस। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला है, जो वो क्या है, जेड प्राइमरी पर यूनिट इम्पीडेंस, वो हमारा क्या है, लोग क्या करें इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें ट्रांसफार्मर में तो करेंगे इस वोल्टेज को, हमने हमारे ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड पर यूनिट वोल्टेज होगा और उसके साथ में क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, मान लेते हैं कोई इम्पीडेंस है और वो इम्पीडेंस क्या होगा, जेड प्राइमरी पर यूनिट में प्लस जेड सेकेंडरी पर यूनिट इम्पीडेंस। और इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड पर यूनिट वोल्टेज। इस इक्वेशन को लिख सकते हो कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, किसका, ट्रांसफार्मर का। तो सिंपली क्या किया हमने, एक डेरिवेशन से हमने ये समझा कि अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर को हम लोग अगर इम्पीडेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपली इस पूरे पार्ट को हमने कैसे रिड्यूस कर दिया, सिंपली एक सिंपल सर्किट में रिड्यूस कर दिया। और हमारा क्या बना जाके, ये बना, यानी कि जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे वो हमारा सिंपली एक इम्पीडेंस के फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड पर यूनिट, और इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जेड पर यूनिट क्या है, टोटल ये और ये। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी साइड पर यूनिट वोल्टेज, ये क्या है, सेकेंडरी साइड पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ से देखिए ये हमने रिलेशन निकाला, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। तो सिंपली इससे हमको ये पता लगता है कि जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं लार्ज पावर सिस्टम में, वो सारे ट्रांसफार्मर को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसके, एक सीरीज इम्पीडेंस के फॉर्मेट में। अब ये जो इम्पीडेंस होगा वो अगर प्राइमरी साइड से देखोगे और सेकेंडरी साइड से देखोगे तो वो दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का पर यूनिट निकालते हैं तो उस केस में जो सीरीज इम्पीडेंस मिलेगा और वो सीरीज इम्पीडेंस क्या होगा, प्राइमरी साइड इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस के इक्वल होगा, अगर हम पावर को सेम पावर बेस लेते हैं और उसके सेम वोल्टेज के रेशियो को हम सेलेक्ट करते हैं, बेस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है हमारा किसका, पर यूनिट सिस्टम का। ठीक है, तो जब भी हमारा ट्रांसफार्मर दिखेगा तो उस केस में सिंपली आपको इस तरीके से सर्किट बना देना है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब आपको क्लियर आ जाएगा डाउट समझ में। जैसे मान लिया आपके पास एक एग्जाम्पल है और आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करना है। जैसे एक ट्रांसफार्मर है, मान लिया ये प्राइमरी, और एक इम्पीडेंस बना है, एक ट्रांसफार्मर ये दिया है, सेकेंडरी इसका दिया गया है, और एक ट्रांसफार्मर और आपका लगा दिया गया है इस तरीके से, एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया गया है इम्पीडेंस, फिर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि हमारे पास ये ट्रांसफार्मर दिए गए, कुछ रेशियो दिया गया इनका 1/2 और 1/2/3 और ये 3/1.5, ये रेशियो दिया गया इनका। अब आपसे कहा जाए कि इनका हमको क्या बताना है, पर यूनिट में कन्वर्ट करना है और पर यूनिट में इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो सिंपली क्या करेंगे,
इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा पर यूनिट में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये पोर्शन ट्रांसफार्मर, ये पोर्शन और ये पोर्शन को हम सिंपली क्या बना सकते हैं, एक इम्पीडेंस बना सकते हैं, इसको इम्पीडेंस बना सकते हैं, और इसको भी हम एक इम्पीडेंस कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको भी एक इम्पीडेंस के रूप में सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बन के आ जाएगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट बन के आ जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट बन के आ गया, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या देखा, अगर हमको पर यूनिट सिस्टम पता है तो जितने भी हमारे मल्टी लेवल वोल्टेज होंगे, यानी कि जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे, उसको सिंपली हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कोई कन्फ्यूजन हमको नहीं देखना है, क्योंकि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो हमारा इम्पीडेंस होता है पर यूनिट सिस्टम में, वो हमारा इक्वल आता है। यही कारण है क्यों इक्वल आता है, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन में देखा, ठीक है। तो उस केस में हमने ये सारे डेरिवेशन इसीलिए हमने देखा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट बताते तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती, ठीक। तो कोई भी आपको ट्रांसफार्मर दिया जाए, बहुत सारे ट्रांसफार्मर, सिंपली क्या करेंगे, एक सीरीज इम्पीडेंस के फॉर्मेट में उसको कनेक्ट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब हमको बेस पावर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मान लिया हमने इसमें कुछ बेस पावर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में जो दी जाए, जो आपके मन में आए बेस पावर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सेम बेस पावर होनी चाहिए। तो इसका भी बेस पावर हमने मान लिया के है, और इसका भी बेस पावर हमने सेलेक्ट कर लिया के, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे, तो वोल्टेज हमारा जो रेशियो है इसका, उसी के रेस्पेक्ट में होगा। मान लिया हमने 10 वोल्ट सेलेक्ट किया, तो इस ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका प्राइमरी साइड हो जाएगा हमारा हमारा क्या हो जाएगा 20 वोल्टेज, इसका क्या हो जाएगा 30 वोल्टेज, और इसका क्या हो जाएगा 15 वोल्टेज। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर ये वैल्यू हम बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस केस में हम इम्पीडेंस को, जो भी ट्रांसफार्मर दिया गया उसको हम एक इम्पीडेंस के फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार इसको देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल हैं, तो उसको न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हमारे पूछे जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर में पर यूनिट के बेस में निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको आप सभी लोग देख लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट लिख लीजिए, अच्छा ठीक है। तब हम लोग, अब जैसे हमने जो डेरिवेशन किया है इसका कंक्लूजन क्या निकला है, तो वो हम लोग लिखते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, इन पर यूनिट सिस्टम, इन पर यूनिट सिस्टम ए transformer can be represented by series impedance, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कि जो भी ट्रांसफार्मर पर यूनिट सिस्टम में आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिंपली एक सीरीज इम्पीडेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी कंडीशन ये होगी, लिख लीजिए, इफ़ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि सेम पावर सेलेक्टेड करेंगे ऑन द टू साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी द रेशियो ऑफ वोल्टेज बेस, सेम पावर बेस लिख लेना यहाँ पे, सेम पावर बेस सेलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, द रेशियो ऑफ वोल्टेज बेस ऑन द टू साइड of the transformer is taken
is the transformation ratio of the ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा ट्रांसफार्मर का, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके वोल्टेज के रेशियो को के बेस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको डेरिवेशन पूछेगा, तो डेरिवेशन सिंपली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक बार देखना है, 2 बार देखना है, एक बार से ही नहीं समझ में आता, 2 बार इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब इसका जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप इतना बात समझ लीजिए। तो कोई भी ट्रांसफार्मर होगा जो पर यूनिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, बेस पावर और बेस वोल्टेज को हम सेलेक्ट करते हैं, और जब हमारा सेलेक्ट हो जाता है तो उस केस में जो इम्पीडेंस कैलकुलेट होता है वो इम्पीडेंस हम सीरीज में कनेक्ट करके बना सकते हैं, चाहे जितने नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स दी हो। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप देख सकते हो, रेफर करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है कैलकुलेशन के लिए। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, चलिए फिर।